जय हिंद साथियों, इमरान जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने भारतीय जो संविधान है भाग 1 से लेकर 10 तक अच्छे ढंग से कवर किए हैं। टू द पॉइंट बात किया गया है, एग्जाम दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। वो वीडियो एक बार जरूर देख ले, ठीक है ना। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 11, चैप्टर का नाम है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, उसके बारे में देखेंगे आज। साथियों, इसमें तो कई सारे अनुच्छेद हैं। जो हम आज उसी अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े टीचर हैं उनसे अक्सर आप सुना करते होंगे कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। फालतू की चीजें पढ़ने से क्या होता है, माइंड के ऊपर बर्डन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी चीज हम बेहतर ढंग से याद नहीं रख पाते हैं। तो हम वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हम डायरेक्ट हम चलते हैं अनुच्छेद 249 पे। इसमें है दोस्तों, ये काफी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्र सूची है ना, राष्ट्र सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाए। तो वो कौन है? अनुच्छेद 249, ठीक है ना। इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि संसद दोस्तों, अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में, है ना, बिना उस राज्य की अनुमति के क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 262 देखते हैं केवल। इसमें दिया गया है नदियां जो है नदियां किसकी है ना, विषय है, राष्ट्र सूची की विषय है। दोस्तों, जो बहुत बड़े जो इतिहासकार रह चुके हैं भारत में, जो कानून के जानकार रह चुके हैं, उनका मानना यह है कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है ना। नदियां जो है केंद्र सूची का विषय होना चाहिए था, ताकि दो राज्य के बीच से जो नदियां गुजरती है उसमें विवाद जो अभी हो रहा है, वो राज्य कहता है मेरा अधिकार है, वो राज्य कहता है मेरा अधिकार है, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर जो विवाद हो रहा है वो विवाद रुक जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट केंद्र सरकार का उस पर कब्जा होता, अधिकार होता है ना। राज्य सरकार का कोई अधिकार ही नहीं बनता उसमें विवाद करने का। तो एक खैर चर्चा का विषय है, देखते हैं आगे क्या होता है,
ठीक है ना। तो नदियां किस है ना राज्य सूची के बीच है, और इसमें कहा गया है दो राज्यों के बीच में जिसे रिटायर्ड जज का गठन को क्या कहते हैं, हमें उसको ट्रिब्यूनल कहते हैं इंग्लिश में। अगर कोई भी दो राज्य के बीच में नदी को लेकर के विवाद है तो संविधान में यह प्रावधान दिया गया है, रिटायर्ड जज का एक गठन किया जाएगा जिसको इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहा जाता है, और वो जजेस का गठन क्या करेंगे, जो विवाद है उसका निपटारा करेंगे, उसको सुलझाएंगे। ठीक है, ये किस में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 262। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 263 क्या कहते हैं। इसमें जो है अंतरराज्य परिषद के बारे में कहा गया है। ठीक है, ये है क्या, तो एक तरह का संगठन है ये, ठीक है ना, परिषद है। इसमें क्या होता है कि सभी राज्य के जो इतने भी है ना राज्य हैं, सभी राज्य के जो सीएम और कुछ कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, एक तरह का संगठन है दोस्तों। ठीक है ना, इस संगठन में कौन कौन भाग लेंगे, जो जितने भी राज्य हैं सभी राज्य का सीएम, कुछ कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना, और भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वो इस संगठन का, इस परिषद का क्या होंगे, वो अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, ये क्यों इसका प्रावधान दिया गया है, अगर किसी दो राज्य के बीच में या किसी भी राज्य के बीच में विवाद है किसी भी बात को लेकर के, तो इस संगठन के द्वारा क्या किया जाता है, उस विवाद को सुलझाया जाता है। ठीक है ना, और इसकी जो बैठक है इसकी जो है बैठक प्रत्येक 4 माह में, मतलब साल में 3 बार आपको करना ही होता है इसकी बैठक। ठीक है, तो ये था केंद्र राज्य समिति के बारे में। आज हम देखेंगे अगला भारतीय संविधान का जो भाग 12 है। ठीक है ना, चैप्टर का नाम है वित्त, संपत्ति
एवं संविदाएं, संविदा ही कह सकते हैं, संविदा मतलब होता है टैक्स, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक के, ठीक है, हम इसको याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसमें भी कई सारे अनुच्छेद हैं, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हम उसी अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 265 में क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 265 में कहा गया है जो विधेयक संसद से पास हो गया है उसी पर टैक्स ले सकते हैं, अन्यथा जो विधेयक संसद से पास नहीं हुआ है उस पर आप कर टैक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ये किस में चर्चा है, तो अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 200 संचित निधि, देखिए दोस्तों संचित निधि है क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछने की संभावना है, ठीक है ना। संचित निधि, संचित निधि सरकार की केंद्र सरकार का जितना भी धन है वो संचित निधि के रूप में कहाँ जमा रहता है, आरबीआई के पास जमा रहता है, ठीक है ना दोस्तों। केंद्र सरकार का जितना भी संपत्ति है, मैं फिर से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार का जितनी भी संपत्ति है वो संचित निधि के रूप में कहाँ जमा रहता है, तो आरबीआई के पास जमा रहता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे हम कि केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सबको जो है सैलरी, जो वेतन दिया जाता है इसी निधि के तहत दिया जाता है। एक अपवाद है, हम ध्यान रखेंगे, जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये है, ये जो केंद्र सरकार है उसका वकील होते हैं, जो भी हम पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। एक महान्यायवादी को छोड़ करके बाकी सभी को सैलरी देते हैं, ठीक है ना। महान्यायवादी को संचित निधि से सैलरी नहीं दिया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने योग्य, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं 267 में क्या है, अनुच्छेद 267 में।
ठीक है ना। आइए देखते हैं हम 267 में क्या है। दो सौ सड़सठ में है आकस्मिक निधि। ठीक है ना साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा और कई सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है ना, आकस्मिक निधि। ठीक है, ये है क्या, इसमें होता है कि आकस्मिक स्थिति में, विकट परिस्थिति में देखिए दोस्तों, ऐसे क्या होता है, एक प्रोसेस है। अगर संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस होता है, विनियोग विधेयक। ठीक है ना, वो विधेयक जब पारित होता है तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। हम इससे पहले है ना, जब संघ पढ़ रहे थे आर्टिकल 114 में हमने इसका जिक्र किया है विनियोग विधेयक का। ये क्या होता है, पैसा संचित निधि से पैसा निकालने की एक तरह से विधेयक है। ठीक है ना, इसी विधेयक के तहत पैसा निकालते हैं केंद्र सरकार संचित निधि से। आकस्मिक आकस्मिक निधि में ये होता है, कोई भी विकट परिस्थिति आती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, डायरेक्ट 500 करोड़ रुपया क्या होता है संचित निधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किस में जिक्र है, कौन सा आर्टिकल में, तो 267 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे अगला अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 275 देखते हैं हम। ठीक है ना, डायरेक्ट 275 में है, विशेष राज्य। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, कुछ क्राइटेरिया इसमें तय किया गया है। अगर उस क्राइटेरिया में जो भी राज्य आता है उसको है ना विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता है। तो क्राइटेरिया क्या है हम देख लेते हैं विशेष राज्य का। सबसे पहले तो वो मान के चलिए उसमें प्राकृतिक आपदा होता हो। ठीक है ना, इसमें देखिए दोस्तों, 3 क्राइटेरिया दिया गया है। प्राकृतिक आपदा होता हो, है ना, भौगोलिक विषमताएं हो उसमें। ठीक है ना, और अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप हो, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हो या समीप हो। ठीक है ना दोस्तों, दुर्भाग्य है
कि अभी देखिए इन दिनों बिहार में बाढ़ की समस्या है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा, भौगोलिक विषमताएं बहुत है इसमें, और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उससे भी सटे हुए हैं। क्या बताएं, ये जो राजनीतिक की वजह से हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है। और कोई भी मान के चलिए पार्टी आते हैं तो बोलते हैं विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे। नीतीश बाबू इससे पहले खुद बोल रहे थे। अभी केंद्र के साथ गठबंधन है तो इसके बारे में चर्चा तक के नहीं है। हालांकि अच्छा मौका था, विशेष राज का दर्जा अभी चाहते तो ले सकते थे वो, ठीक है ना। तो खैर वो चर्चा की विषय है, उसमें नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना। मगर बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए था, ठीक है। तो विशेष राज का दर्जा किस में है? अनुच्छेद 275 में, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि जितने भी टैक्स हैं, ठीक है ना, समझिए 80% टैक्स को केंद्र जो सरकार है उसी राज्य को दे देते हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकार क्या करते हैं, उसी राज्य को दे देते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे वित्त आयोग, ठीक है ना, उसमें देखेंगे किस तरह कर का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है। तो विशेष राज्य में क्या होता है, उस राज्य से जितना भी टैक्स आता है केंद्र सरकार 80% क्या करते हैं, टैक्स लौटा देते हैं विकास डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये किस में चर्चा है, अनुच्छेद 275 में। आइए देखते हैं अनुच्छेद 280 इसमें क्या है। तो भाई वित्त आयोग है, ठीक है ना। वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्र राज्य के बीच कर का बंटवारा, मतलब टैक्स का बंटवारा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार 41% कर राज्य को लौटा देते हैं, ठीक है ना। 41% क्या करते हैं, कर राज्य को लौटा देते हैं, ठीक है। दोस्तों जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें पहले देख लेते हैं टोटल कितना सदस्य होते हैं। इसमें 4 सदस्य, एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। साथियों अध्यक्ष का जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, ठीक है ना। और दूसरा ये है इसमें कि वो अर्थशास्त्र का जानकार भी होता है, ज्ञानी भी होता है, ठीक है ना। इसका कार्यकाल जो है कार्यकाल इनका क्या है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति जो करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, तो पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। पीएम के सलाह पे कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, अभी तक के कुल मान के चलिए 15 वित्त आयोग हो चुके हैं।
तो देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम एक आध दो देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इससे पूछ लिया जाएगा प्रथम वित्त आयोग कौन है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो केसी नियोगी। कौन है, ये प्रथम हो गया। 14वां का कौन है भाई, वाई रेड्डी। और अभी 15वां कौन है, एन.के. सिंह है, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, हम इसको याद रखेंगे, एग्जाम दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है, ठीक है ना। वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में कर का बंटवारा, ठीक है ना। केंद्र सरकार क्या करते हैं, 41% कर क्या करते हैं, राज्य सरकार को लौटा देते हैं, ठीक है ना। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इनकी जो योग्यता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उसके बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि वित्त आयोग से काफी इंपोर्टेंट है, हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 292 कहा गया है कि केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकते हैं। इसका जो भार है, इसका जो देने का जो जिम्मेदारी है वो संचित निधि पे आएगा। सरकार किसी का भी हो, कोई भी सरकार ऋण लिया हो, कोई भी सरकार आए वो ऋण चुकाएगा किसके जरिए, तो संचित निधि के जरिए, ठीक है ना। केंद्र सरकार के बारे में जिक्र है, ऋण ले सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं 93 में क्या है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार भी ऋण ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार भी ऋण ले सकते हैं, ठीक है ना। मगर इसमें है ना केंद्र सरकार की सहमति है लेना होगा। केंद्र सरकार के सहमति से, ठीक है। आइए देखते हैं आर्टिकल 300 में क्या है। आर्टिकल 300 में वाद एवं कार्रवाइयां है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है अनुच्छेद 300 के क, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 300 के क में आप जब हमने पिछले वीडियो में जब मौलिक अधिकार पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम देखे थे जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, उसको संविधान द्वारा संशोधन करके किसमें ला दिया गया है, कानूनी अधिकार में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद के क में क्या है, संपत्ति का अधिकार क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। जो आप क्या बन चुके हैं,
कानून का जो अधिकार है, जो इसको क्या है कि जनता मुझसे नहीं छीन सकते हैं, मगर सरकार क्या करेंगे, जो कानून अधिकार में आ जाता है सरकार उसे क्या करेंगे, छीन सकते हैं। ठीक है ना, तो एक पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। एक पॉइंट और छूट गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। आर्टिकल 297, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें कहा गया है जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र या जमीन से जो भी मूल्यवान वस्तुएं, जो भी मूल्यवान वस्तु निकलेंगे, मूल्यवान वस्तु के जैसे रूप में आपका हो गया सोना, हो गया पेट्रोलियम, हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के अगर जमीन के नीचे से कुछ भी निकलता है तो ये किसका अधिकार होगा, अधिकार होगा केंद्र सरकार का। ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी मान के चलिए उसको क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार के गैर कानूनी वस्तुएं, जैसे किसी प्रकार के आपका गोली पिस्तौल वगैरह हो गया, ठीक है ना, अगर ये सब मिलता है तो भाई जो व्यक्ति है वो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है ना, ये नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना, कि कौन है नहीं है। अगर गैर कानूनी वस्तु निकलते हैं तो वो जो व्यक्ति का जमीन है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर सोना चांदी निकलता है तो सरकार का होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों ये था टोटल भारतीय संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति एवं संविधान। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।